Hello students, welcome to lecture number 23. Today we will going to start unit number 4. लास्ट क्लास में आपने पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड की बात करी थी। वो यूनिट 3 के टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड की। मैट्रिक्स मेथड में नॉर्मली दो मेथड्स आती हैं, एक है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और दूसरी है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। इन दो मेथड के को इन दो मेथड से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या मैट्रिक्स मेथड में हम जो अपना कंटिन्यूस इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर रहता है उसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं और उस मैथमेटिकल मॉडल के कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, उसकी कुछ नॉन इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूँ। तो मतलब कुल मिला के एक मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं पूरे जो आपका स्ट्रक्चर है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर उसको मैं एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लूंगा और कुछ कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन की हेल्प से उसको मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, द मेथड इज कैरिड आउट यूजिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। जैसे कि मैंने बात करी कि दो मैट्रिक्स मेथड होती है मेरे पास, एक स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ये क्या होती है इनकी बात करेंगे। कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को मैं फोर्स मेथड भी बोलता हूँ, कभी वो फोर्स मेथड के नाम से आ जाती है, कभी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के नाम से आ जाती है। अब इसमें जो अननोन्स रहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो अननोन्स क्या रहेंगे। अननोन या तो रिडंडेंट रह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट रह सकते हैं। तो इसमें जो अननोन्स रहेंगे वो रिडंडेंट रिएक्शंस रहेंगे। जैसे अगर आपका कोई बीम की बात करी, मैंने प्रॉप कैंटिलीवर बीम की बात करी, तो ये फिक्स एंड है यहाँ पर और ये सिंपली सपोर्टेड है। तो इसकी जो रिडंडेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसकी जो रिडंडेंसी, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो जो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी है वो 1 है, तो रिडंडेंट रिएक्शन कितने होंगे, 1। तो ये आर बी क्या हो जाएगा इसका, रिडंडेंट रिएक्शन। आर बी क्या हो जाएगा इसका, रिडंडेंट रिएक्शन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या सॉल्व करूंगा, आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा, आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और जैसे ही आरबी की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो ये सारे के सारे जो अदर रिएक्शन है उनकी वैल्यूज इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं बात करूंगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलता हूँ। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलता हूँ। और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है इसमें जो अननोन रिएक्शंस होंगे, सॉरी, जो अननोन रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके डिस्प्लेसमेंट रहेंगे। जो आपका अननोन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके डिस्प्लेसमेंट रहेंगे, मतलब स्लोप रहेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में क्या रहता था, रिएक्शंस रहती थी। और यहाँ पर जो अननोन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और फिर विद द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट्स। अब मैं बात करूंगा, अगर इस बीम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ अननोन्स, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करूँ तो ये तो फ्री फिक्स एंड है, तो यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं, ना तो स्लोप आने वाला ना डिफ्लेक्शन आने वाला। तो ऐसे यहाँ पर जब अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ सॉरी स्लोप कितना होगा, स्लोप की वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू है स्लोप की, मतलब स्लोप आने वाला है। तो ये थीटा भी क्या है, अननोन है। यहाँ पर क्या है, अननोन थीटा भी है। तो थीटा भी क्या हो जाएगा आपके लिए, अननोन हो जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में। और फिर थीटा बी की वैल्यू में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो यहाँ कुछ स्लोप आएगा, यहाँ तो स्लोप आता नहीं है बट यहाँ स्लोप आएगा। तो ये जो स्लोप है इस स्लोप की वैल्यू मेरे को पुट करना पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा एक्शन और डिस्प्लेसमेंट का रिस्पॉन्स। तो एक्शन क्या होता है भाई, जब भी किसी एन एक्शन और अ फोर्स इज अ कॉमनली और सिंगल फोर्स और मोमेंट, मतलब किसी भी एक सिंगल फोर्स या मोमेंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्शन बोल रहा हूँ। किसी भी एक सिंगल फोर्स या फिर मोमेंट को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक्शन बोलूंगा। एक्शन या तो एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल होगा, या तो मैं अप्लाई करूंगा या फिर वहां से बॉडी में या मेंबर में जनरेट होगा। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ट्रांसलेशन और रोटेशन, है ना। दूसरा टर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो ट्रांसलेशन होगा या फिर रोटेशन होगा, है ना, डेल्टा होगा या फिर थीटा रहेगा, रोटेशन थीटा, ट्रांसलेशन डेल्टा। तो ये डिस्प्लेसमेंट या तो ट्रांसलेशन होगा या फिर रोटेशन होगा। द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्शन आर सेट टू बी corresponding when they are of analogous type and are located at the same point on the structure। अब डिस्प्लेसमेंट और एक्शन, जब मैं एक्शन करूंगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा किसी बॉडी पे, तो या तो डिस्प्लेस, या तो ट्रांसलेशन होगा या फिर रोटेशन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो एक दूसरे के करस्पॉन्ड कब कहलाएंगे, जब वो एक ही सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करा हो मैंने, जब सेम पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, या फोर्स और रोटेशन आ रहा है, मोमेंट रोटेशन आ रहा है, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्ड होंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक मेंबर था, यहाँ पर पी लोड लग रहा है, तो पी लोड की वजह से जो डेल्टा है, यहाँ डेल्टा जनरेट होगा पी की वजह से, जो डेल्टा इज करस्पॉन्डिंग टू पी बट नॉट सोलली बिकॉज ऑफ पी। ये जो डेल्टा आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, पी की वजह से आ रहा है और एम की वजह से आ रहा है। डेल्टा किसके करस्पॉन्डिंग है, पी के करस्पॉन्डिंग है, बट ड्यू टू पी तो नहीं है सोलली, क्योंकि एम की वजह से भी कुछ डिफ्लेक्शन आने वाला है, तो इन दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसे थीटा करस्पॉन्ड टू एम, थीटा किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा, एम के, बट नॉट सोलली बिकॉज ऑफ एम। थीटा करस्पॉन्ड टू एम, थीटा किसके करस्पॉन्डिंग है, एम के करस्पॉन्डिंग है, बट इसका जो रीजन है थीटे का, ये जरूरी नहीं है सिर्फ एम है, ये पी की वजह से भी स्लोप आता है। तो करस्पॉन्डिंग जो रहेगा वो ड्यू टू एम है, बट इट इज नॉट सोलली बिकॉज ऑफ एम। अब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा मैं, कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। आप टॉस वन स्ट्रक्चर एनालिसिस वन में पढ़ के आए कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। जितने भी अननोन एक्शन, एक्स्ट्रा अननोन रिएक्शंस जो हैं, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा बाय द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, रिडंडेंट रिएक्शन, है ना। और वो रिडंडेंट रिएक्शन से क्या बनता है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी मीन्स एन एक्सेस ऑफ अननोन एक्शंस whether external or internal forces as compared to the number of static equation of equilibrium available। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या रहेगी, एन एक्सेस ऑफ अननोन एक्शंस, जितने अननोन एक्शन एक्स्ट्रा हैं, या तो वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर मैं बीम की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं, देयर आर थ्री नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, और समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जनरलाइज्ड केस के लिए, जनरलाइज्ड लोडिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या, एक्स्ट्रा में इक्वेशन आ रही है, जब एक्स्ट्रा में इक्वेशन आ रही है भाई, जब एक्स्ट्रा में रिएक्शन आ रही है, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में मैं क्या बात करता हूँ, इन द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी मस्ट बी कंसिडर्ड। इट मीन्स क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कंसिडर कर रहा हूँ, किस केस में, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि रिडंडेंट रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। और स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होती क्या है, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी को भी बोल सकता हूँ, कि डिग्री ऑफ रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा रिएक्शन जितनी आ रही हैं, उसको क्या बोलूँगा मैं, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही थी, एक मोमेंट आ रहा था, एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही थी, फिक्स एंड पे होता है ये सारी चीज़ें। ऐसे ही यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही थी अपवर्ड, तो ये चार रिएक्शंस आ रही हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, ये 4 रिएक्शंस आ रही हैं। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3। तो ये कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, 1 डिग्री से। 1 डिग्री से क्या है, ये इनडिटर्मिनेट है, मतलब ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3, और आपके पास इक्वेशन रिएक्शंस कितनी आ रही हैं, 4। तो दिस स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री।
अब मैं बात करूंगा काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की। किसकी बात करूंगा? काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ अ स्ट्रक्चर मींस अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रक्चर। मतलब किसी जॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कितने अननोन डिस्प्लेसमेंट है, उसको क्या बोलूंगा मैं? काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जॉइंट जो है कितने डिग्री से फ्री है मूव करने के लिए। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी किस में कंसिडर करता हूँ मैं? स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी किस में कंसिडर करूंगा? स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में। और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कंसिडर करता था। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, ये मेरे पास एक बीम थी, ये फिक्स एंड है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 0। ना तो यहाँ पर जॉइंट ये जो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगा, ना ही स्लोप आएगा, और ना ही वर्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, है ना। ना ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा, ना ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा, और ना ही यहाँ स्लोप आएगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी हो गई? 0। बट अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, रोलर है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। और ये क्या है? वर्टिकल मूव कर सकता है? नहीं कर सकता वर्टिकल मूव, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, वर्टिकल मूवमेंट तो आएगा नहीं। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आ रहा है और स्लोप आ रहा है। क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आएगा और स्लोप आएगा। तो इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी? 2। एक रोटेशन की वजह से और एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन की वजह से। अब रिलेशनशिप बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस। स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखना पड़ेगा मेरे को। तो कंसिडर अ स्प्रिंग शोन इन फिगर। If F is the displacement produced by unit load, then the displacement caused by force A is D. It means कि अगर मैंने एक स्प्रिंग कंसिडर करी और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? यूनिट लोड लगा दिया, ये 1 यूनिट का लोड लगाया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले आपकी स्प्रिंग यहाँ थी, बट जैसे मैंने लोड लगाया तो ये स्प्रिंग एलोंगेट होके यहाँ तक आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो उसको मैंने नाम दे दिया एफ। क्या नाम दे दिया मैंने? एफ। तो एफ क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इज द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट लोड। अब जब मैं इसकी बात करूंगा, इफ मैंने यहाँ पर क्या करा? ए फोर्स लगाया, इसी स्प्रिंग पे मैंने क्या करा? ए फोर्स लगाया, तो ड्यू टू ए फोर्स ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंग इलोंगेट हुई, स्प्रिंग क्या हुई? इलोंगेट हुई, एंड दिस विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दिस विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने 1 फोर्स लगाया, यूनिट फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और अगर ए फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो वही यहाँ देखता हूँ मैं कि ए फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी। और 1 फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एफ। तो इट मीन्स रेशियो ऑफ दीज term will be equal to, sorry, ratio of these term will be equal to each other. A by D will be equal to 1 by F. A by D will be equal to 1 by F by superposition by, है ना। तो A by D is equal to 1 by F। तो F is equal to D हो जाएगा। F is equal to कितना हो जाएगा? D। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, A is equal to F इनवर्स D। यहाँ से मैंने क्या करा? A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, A is equal to F इनवर्स D। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करूँगा? कंसिडर अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। इफ एस इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगेन एक स्प्रिंग कंसिडर करी, उसके ऊपर मैंने एस फोर्स लगा दिया। ये एस फोर्स लगाया तो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये क्या आया? 1। इट मीन्स एस क्या? स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होती है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए मेरे को कितना लोड लगाना पड़ेगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टिफनेस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? स्टिफनेस। अब ऐसे ही, अब आपने एक स्प्रिंग कंसिडर करी, सेम स्प्रिंग थी, है ना, उसके ऊपर आपने फोर्स के लगाती है, ए फोर्स अप्लाई कर दिया। जब ए फोर्स अप्लाई करा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? डी आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई आपकी? डी आई। तो जब आपने एस फोर्स अप्लाई करा है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है? 1। मतलब ये स्टिफनेस है स्प्रिंग की। और जब ए फोर्स अप्लाई कर रहा है तो स्टिफनेस कितनी आ रही है? डी। तो जो इनके रेशियोज हैं वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ए बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय एस।
या फिर सॉरी ए बाई डी इज इक्वल टू एस बाय वन, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। तो ए बाई डी कितना आ जाएगा आपका एस बाय वन, तो ए कितना आ गया आपका डी एस या फिर एच डी, ए कितना आ गया एच डी। इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर टू की हेल्प से और इक्वेशन नंबर वन की हेल्प से मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर वन, इसको डी इज इक्वल टू एस इनवर्स ए भी लिख सकता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को जब मैंने इक्वेट करा तो ए आपका था वहाँ पर एफ इनवर्स डी और यहाँ पर ए कितना एच डी, तो ये आपस में इक्वेट जब करा तो डी से डी कैंसिल हो गया। इट मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस, इट मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस। सो वी कैन से फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ स्टिफनेस या फिर स्टिफनेस इज इनवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस। तो ये रिलेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, क्या ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा, छोटा सा डेरिवेशन है, इजी डेरिवेशन है, हो जाएगा ये। अब आपको जब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यूज पता होना चाहिए। तो ये एक टेबल है जिसमें कैंटिलीवर बीम के ऊपर अगर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो कितना स्लोप आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है ये बताया है। ऐसे ही ये एंड पे लग रहा था इस केस में, और इस केस में अगर मैं कहाँ पर लगाऊं, अदर देन एंड मतलब अंदर कहीं लगा दूं ए डिस्टेंस पे, तो ये डिफ्लेक्शन कितना होगा उसकी वैल्यू ये दे के रखिए। ऐसा ही जब यूटेल लग रहा है तो इसकी बात करूँगा, और जब यूवीएल लग रहा है तो ये फॉर्मूलेज दे के रखे हैं, और जब मोमेंट लग रहा है तो ये फॉर्मूले दे के रखे हैं। अब मैंने इसको अपने जो काम के फॉर्मूलेज है वो अलग से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको, जो मेरे काम के फॉर्मूलेज है वो अलग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन फॉर्मूले जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर किसी कैंटिलीवर बीम में पी लोड लग रहा है, इफ अ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड पी, तो जो डिफ्लेक्शन आने वाला है, ये जो डिफ्लेक्शन आने वाला है ये कितना होगा पी एल क्यूब अपॉन थ्री आई, पी एल क्यूब अपॉन थ्री आई, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू बी पर जो डिफ्लेक्शन है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी पी एल क्यूब अपॉन थ्री आई। सिमिलरली जो स्लोप आएगा वो कितना होगा पी एल स्क्वायर अपॉन टू आई, सिमिलरली जो स्लोप आने वाला है वो कितना है पी एल स्क्वायर अपॉन टू आई। और जो डिफ्लेक्शन एट सी है, डिफ्लेक्शन एट सी है वो कितनी होगी पी एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स ई आई इंटू थ्री एल माइनस एक्स। Deflection at C will be equal to px square upon 6ci into 3l minus x, x distance from the fixed end जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा px square upon 6ci into 3l minus x। ऐसे ही जब मैंने कोई कैंटिलीवर बी में उसके ऊपर w किलोमीटर पर मीटर का लोड लगाया है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है डिफ्लेक्शन एट बी ये आएगा आपका डब्ल्यू एल टू द पावर फोर अपॉन ए टी आई, ये जो डिफ्लेक्शन है डब्ल्यू एल टू द पावर फोर अपॉन ए टी आई। ऐसे जब मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा यहाँ स्लोप की बात करूँगा, तो डी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स आई आ जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स आई, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। इतना क्लियर है, ये क्लियर होगा आपको है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने मैकॉले और आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकाले हैं ना, आपने जो सो में पढ़ी थी डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉले मेथड उससे कैलकुलेट करें। अभी तो आपको याद करना है, आप इसको याद कर लीजिएगा इन फॉर्मूलेज को। अगर ऐसे ही अगर कोई बीम है उसके ऊपर एम मोमेंट लग रहा है तो यहाँ जो स्लोप है सॉरी डिफ्लेक्शन है वो आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टू आई, और यहाँ जो स्लोप है वो आएगा एम एल अपॉन ई आई, एम एल अपॉन ई आई। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, अगर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा तो नेगेटिव है, अगर डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा, और अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, मतलब लोड अगर नीचे से लग रहा है ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव है, क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है पॉइंट बी एंड सी पे। ये एक कैंटिलीवर बीम थी, इस पर 12 टन का लोड यहाँ लग रहा था, 8 टन का लोड ई पे लग रहा था, और बी पे और सी पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है।
दिस इज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। तो डिफ्लेक्शन एट बी, सबसे पहले मेरे को डिफ्लेक्शन एट बी कैलकुलेट करना है कि डिफ्लेक्शन एट बी क्या होगा। तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू 12 किलो न्यूटन लोड। अब डिफ्लेक्शन बी पे जो आएगा 12 टन की वजह से अलग आएगा और 8 टन की वजह से अलग आएगा। और टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा इन दोनों का समेशन। तो पहले मैं 12 टन के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर वी विल वर्क ऑन 8 टन लोड। तो डिफ्लेक्शन एट बी कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, मतलब यहाँ जो डी पे डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। और मेरे को तो डिफ्लेक्शन बी पे चाहिए, कहाँ चाहिए, बी पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लोप निकालूंगा, यहाँ पर क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा और स्लोप से ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्लोप से ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को काम क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन एट बी। अगेन देखते हैं कि डिफ्लेक्शन एट डी अगर कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये हो जाता है पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। बट मेरे को डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है, तो पहले डिफ्लेक्शन एट डी कैलकुलेट करता हूँ और फिर क्या होने वाला है, उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट कर लूँगा, यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करूँगा और स्लोप को मैं इस लाइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो वो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। पी की वैल्यू 12 है, एल की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो वैल्यूज पुट कर दी मैंने, पी 12 और एल 4। ऐसे यहाँ पी 12 एल 4। तो ये मैंने सॉल्व करके -4448 अपॉन ई आई आ गया। ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन एट सी कैलकुलेट करूँगा, सॉरी डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू 8 टन लोड, ड्यू टू 8 टन लोड। मतलब अब लोड आगे लगा और डिफ्लेक्शन पहले निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था मेरे पास सिंपल, अभी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 3 एल माइनस एक्स। ये माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये भी माइनस इसलिए थे क्योंकि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये दोनों माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू 8 किलो न्यूटन लोड, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 3 एल माइनस एक्स। तो P की वैल्यू कितनी है, 8। X की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, 4 2 6। तो पुट कर देता हूँ, P की वैल्यू 8, X की वैल्यू 6, 3 इंटू एल, एल कितना हो जाएगा 9, 4 + 2 + 3, 6 + 3 9। तो 9 आ गया आपका। तो -1008 अपॉन ई आई, -1008 अपॉन ई आई। तो टोटल डिफ्लेक्शन एट बी, टोटल डिफ्लेक्शन एट बी, तो टोटल डिफ्लेक्शन एट बी क्या होगा, इन दोनों का समेशन, दैट इज -1456 अपॉन ई आई, -1456 अपॉन ई आई। अब मैं बात करूंगा डिफ्लेक्शन एट सी की, किसकी बात करूंगा, डिफ्लेक्शन एट सी की। तो मैं डिफ्लेक्शन एट डी कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर यहाँ स्लोप निकाल के इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू 12 किलो न्यूटन को लोड क्या हो जाएगा भाई, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। कितना हो रहा है, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। और यहाँ स्लोप कितना होगा, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 आई इंटू ये डिस्टेंस 5 + 3 8 + 2 10। तो यहाँ स्लोप कितना होगा, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 आई इंटू 10। और यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। तो यहाँ पहले डिफ्लेक्शन निकाला और फिर स्लोप निकाल के इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ डिफ्लेक्शन सी पे आ जाएगा मेरे पास, टोटल डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू 12 किलो लोड। पी की वैल्यू 12 पुट कर दी, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। ये पुट करके कैलकुलेट कर लिया मैंने, -1216 अपॉन ई आई। अब डिफ्लेक्शन एट सी हो गया आपके पास। अब डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू 8 टन लोड, तो कितना होगा यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट सी, ये सी है भाई, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू 8 टन लोड। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, वही पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। और यहाँ पर स्लोप निकाल के ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पी एल क्यूब अपॉन 3 आई माइनस पी एल इसको अपॉन 2 आई इंटू डिस्टेंस दैट इज 5। तो पी की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 4, सॉरी पी की वैल्यू कितनी है, 8 है, इसकी लिए बात कर रहा हूँ। पी की वैल्यू 8 है और एल की वैल्यू 426 + 3 9, 9 पुट कर दिया। तो 8 इंटू 9, और जैसे 8 इंटू 9, तो ये -3564 अपॉन ई आई आ गया, -3564 अपॉन ई आई। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, सबमिशन ऑफ दीज टू। टोटल डिफ्लेक्शन एट बी क्या होगा, सी क्या होगा, टोटल डिफ्लेक्शन एट सी, सबमिशन ऑफ दीज टू। ये सी है भाई, है ना, टोटल डिफ्लेक्शन एट सी कर देना इसको।
दिस गलती से मिसप्रिंट होगा, ये सी है। तो टोटल रिफ्लेक्शन क्या होगा, उन दोनों का समीशन, दैट इज -4,780 अपॉन ई आई, -4,780 अपॉन ई आई। अब मैं बात करूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पर, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में कौन कौन सी स्टेप्स यूज करूंगा, कौन कौन सी स्टेप्स मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहली स्टेप जो रहेगी भाई, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, क्या डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी है आपके स्ट्रक्चर की। उसके बाद बात करूंगा सिलेक्शन ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सिलेक्शन ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैसे सिलेक्ट करूँ। फिर आपकी एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अंडर लोड, एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अंडर दी लोड, मतलब मेरा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है उसका मैं एनालिसिस करूँगा लोड के लिए, है ना, जो मेरे गिवन लोड्स हैं उस पे जो मेरा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मैंने सेलेक्ट करा है उसका एनालिसिस करना है। अब फोर्थ स्टेप है एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फॉर यूनिट वैल्यू ऑफ रिटर्डेंट, कि अगर मैं जो मेरे रिडंडेंट रिएक्शंस है उनको हटा के मैंने क्या लगा दी है, यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट लगा दी, क्या लगा दिया, यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट। तो जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब कितना डिफ्लेक्शन आने वाला है और कितना स्लोप आने वाला है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ रिडंडेंट बाय कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिडंडेंट बाय कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो रिडंडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ रिडंडेंट क्या होगा, क्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ मैट्रिक्स इज इक्वल इनटू डी क्यू एल मैट्रिक्स, ये आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के लिए। क्या, Q matrix is equal to minus of F inverse into DQL matrix, where Q is equal to redundant matrix, Q क्या है redundant matrix, और F क्या आपका flexibility matrix, F क्या है flexibility matrix, और DQL क्या है displacement matrix due to given loading in release structure in coordinate direction। अब लेट अस अज्यूम आपकी डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी या डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जो क्यू मैट्रिक्स होगी वो 2/1 की बनेगी, मतलब 2 रो 1 कॉलम। क्यू मैट्रिक्स कितने की रहेगी, 2 रो 1 कॉलम, मतलब 2/1 की। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या रहेगी, 2/2 की, और डीक्यूएल मैट्रिक्स क्या रहेगी, 2/1 की, 2/1 की। तो मतलब ये 2/1 और ये 2/1 और ये कितनी 2/2 की। तो ये जो मैट्रिक्स का साइज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके। ओके बेटा, थैंक यू।